PHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। ठीक है, वैसे आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 50 नंबर का होने वाला है, जिसमें से 50 में से आपको क्या 18 नंबर लाने रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है और 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लिखना रहेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो बुक है इसमें टोटल 10 के 10 चैप्टर हैं और 10 के 10 चैप्टर मैं आपको इसी क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हमारा क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, अनुवाद का स्वरूप और आयाम बताओ। ठीक है भाई, अनुवाद जो है उसका स्वरूप क्या है और उसका आयाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर अनुवाद क्या होता है। अनुवाद का मतलब होता है कि ट्रांसलेशन, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, अगर उसमें कोई बात कही गई है उसको हम जब दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते उसे अनुवाद बोला जाता है। एग्जाम्पल थोड़ा अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए लिखा गया है राम जाता है, अगर उसकी इंग्लिश कर दिया जाए उसको, उसका क्या मतलब हो गया, इसी हम क्या बोलते हैं, अनुवाद बोला जाता है। ठीक है, तो अगर देखोगे अनुवाद को लेकर के क्या बोल रहे हैं कि अनुवाद शब्द, अनु उपसर्ग और वाद शब्द के संयोग से बना, अनु प्लस वाद अनुवाद होता है। ठीक है, यानी पीछे चलना या पीछे रहना। अनुवाद का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। यानी जैसे मान लो अनु का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से पीछे रहना या चलना, और वाद का मतलब बोलना, यानी कह सकते हैं कि पीछे चलना या बोलना हो सकता। अनुवाद शब्द का प्रचलित अर्थ है कि किसी एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना। जैसे मान लीजिए किसी एक भाषा में कोई चीज़ बोली गई है या किसी एक भाषा में कोई चीज़ कही गई है, उसको जब हम दूसरी भाषा में लेकर के जाते हैं उसे अनुवाद बोला जाता है। मान लीजिए कि हिंदी भाषा में कोई कहानी लिखी गई है, हिंदी भाषा में है, जब हम उसको अंग्रेजी भाषा में लेकर के जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अनुवाद बोला जाएगा या अनुवाद हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिए। जैसे बात करेंगे अनुवाद की परिभाषा क्या, अनुवाद की विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को अनुवाद के आधुनिक और उत्तर आधुनिक चिंतन से, यानी अनुवाद की कई सारी परिभाषाएं लोगों ने दे रखी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक भाषा के चीज़ों को जब हम दूसरी भाषा में लेकर के जाते हैं इसे अनुवाद बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक भाषा के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसको जब हम दूसरी भाषा में ले जाते हैं उसको अनुवाद बोला जाता है। कुछ लोगों जो थिंकर हैं, विचारक, वो कहते हैं कि जब हम शब्द सा अनुवाद होना चाहिए, यानी एक एक शब्द का अनुवाद होना चाहिए। कुछ विचारक जो लोग कहते हैं कि अनुवाद का मतलब यह है कि जब एक भाषा के भाव विचार को जब हम दूसरी भाषा में ले जाते हैं, बल्कि शब्द के साथ साथ उसके जो भाव हैं या वो कहना क्या चाहता है उस भाव को जब लिया जाता है अनुवाद कहा जाता है। सिंपल वे में अगर बोलूं तो एक भाषा में जो चीज़ें लिखी गई हैं जब हम उसको दूसरी भाषा में लेकर के जाते हैं हम इसको क्या बोला जाता है, अनुवाद कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कविता अगर हिंदी में लिखी गई, अगर उस कविता को अगर हम इंग्लिश में लेकर के जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, अनुवाद बोला जाएगा या उसको अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाएगी अनुवाद का स्वरूप क्या होता है। अगर हम बात करेंगे, अनुवाद का 2 स्वरूप है, एक तो होता है सीमित स्वरूप और दूसरा होता है व्यापक स्वरूप। तो अगर हम अनुवाद के व्यापक स्वरूप की सबसे पहले बात करते थे, जो अनुवाद है बहुत व्यापक आधार पे भी किया जाता है, व्यापक लेवल पर। अनुवाद के कितने स्वरूप हैं, 2 स्वरूप हैं। एक तो है व्यापक संदर्भ में किया जाता है, जब बड़े संदर्भ में अनुवाद होता है, और एक है सीमित यानी लिमिटेड तरीके से अनुवाद किया जाता है। अगर मैं व्यापक संदर्भ की बात करूं, जैसे अंतर्भाषिक अनुवाद या अंतर्भाषिक अनुवाद या अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, ये क्या है, अनुवाद का व्यापक स्वरूप है। और अनुवाद का जो सीमित संदर्भ होता है, जैसे पाठ्यधर्मी अनुवाद, प्रभावधर्मी अनुवाद, और कह सकते हैं कि 2 ही अनुवाद होता है। देखो सबसे, जैसे मैं अनुवाद के जो व्यापक संदर्भ की बात कीजिए, अंतर्भाषिक अनुवाद से तात्पर्य होता है कि एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था को दूसरी भाषा में, जैसे एक भाषा में कोई प्रतीक है, कोई चिन्ह है, मान लीजिए कि किसी भाषा में कोई प्रतीक है, कोई चिन्ह है, उसको जब हम दूसरी भाषा में लेकर के जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, अंतर्भाषिक अनुवाद। अंतर्भाषिक अनुवाद का मतलब एक भाषा के प्रतीकों को व्यक्त पाठ्य को दूसरी भाषा में प्रतीकों में अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। यानी मूलतः ये बात की जा रही है कि अनुवाद का जो व्यापक स्वरूप ये कह रहा है कि एक भाषा के जो चिन्ह हैं या एक भाषा में जो विचार हैं, भाव हैं, जब हम उसको दूसरी भाषा में लेकर के जाते हैं, जो चिन्ह विचार हैं, उसको अनुवाद कहा जाता है, अंतर्भाषिक अनुवाद। और ये अनुवाद का क्या है, व्यापक संदर्भ है। अनुवाद का सीमित संदर्भ क्या होता है, जैसे पाठ्यधर्मी अनुवाद। पाठ्यधर्मी अनुवाद का तात्पर्य होता है कि ऐसा अनुवाद जिसमें पाठ
अर्थात पाठ पाठ सर्वोपरि हो। ऐसे अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल पाठ के प्रति ईमानदार हो और अनुवाद करते समय मूल की आत्मा को बचाए रखे। जैसे मान लीजिए कि मैं तुमको बोल दिया कि तुम्हें जैसे कोई सभ्यता संस्कृति है, किसी सभ्यता संस्कृति का अगर आप अनुवाद कर रही हैं ना, तो उसके जो मूल भाव हैं, मूल विचार हैं, उसको बचाए रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि तुमको बोल दिया कि भाई तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो तमिलनाडु की जो संस्कृति का मूल भाव है, जो मूल विचार है, उसको लिखो। जैसे मान लो कि तमिलनाडु की भाषा, हम कोई दक्षिण की भाषा ले लेते हैं, जैसे मलयालम एक भाषा है, ठीक है। मलयालम भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, किसी को बोला गया भैया कि इस जो मलयालम भाषा में जो ग्रंथ लिखा है इसका तुम अनुवाद कर दो हिंदी में, तो जो व्यक्ति अनुवाद कर रहा है उससे वो ईमानदारी से अनुवाद करे और जो मलयालम में, जो भाषा में कह सकते जो मूल भाव है, जो मूल विचार हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, बल्कि जो उस भाषा के मूल विचार है, मूल भाव है, वह अनुवाद में भी उतरना बहुत जरूरी है। अनुवाद का मतलब है थोड़ी कि आपने लाइन टू लाइन अनुवाद कर दिया। यहाँ पर हम लाइन टू लाइन को, जो शब्दशः अनुवाद होता है जिसको हम लाइन टू लाइन अनुवाद बोलते हैं, वो अनुवाद भी है। लेकिन यहाँ पर पाठ्यधर्मी अनुवाद का मतलब यानी जब आप किसी चीज का अनुवाद करें तो आपका धर्म है, यानी आपका कह सकते आपकी जिम्मेदारी है कि अनुवाद करते समय आप निष्पक्ष रहें और मूल जो भाव हैं या मूल जो विचार हैं वह उसमें उतरने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। उसी के आधार पर आता है प्रभावधर्मी। इसके विपरीत प्रभावधर्मी अनुवाद जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रभाव को केंद्र में रखकर चलता है। स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में पाठक व समाज पर वैसा प्रभाव असर पड़े इसके लिए आवश्यक हो। जैसे मान लीजिए आप किसी भाषा का अनुवाद कर रहे हो, तो वो भाषा, जो भाषा है उसका प्रभाव जो उस समाज में है, जब आप उस भाषा का अनुवाद करें तो दूसरे समाज में भी उस भाषा का उसी प्रकार से प्रभाव पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है पाठ्यधर्मी प्रभाव, यानी क्या है, जब आप किसी चीज़ का अनुवाद करें तो जैसे मान लीजिए कि मलयालम मैं कोई और लैंग्वेज, जैसे गुजराती भाषा है, गुजराती भाषा में कोई ग्रंथ लिखा है, तो उस गुजराती भाषा में जो ग्रंथ है या जो किताब है उसका जो प्रभाव गुजरातियों में है, जब उसका मान लीजिए हिंदी में अनुवाद किया जाता है, गुजराती भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट होती है, तो हिंदी भाषा में जब उस किताब का अनुवाद हो तो वैसा प्रभाव हिंदी भाषा के लोगों पर भी पड़ना चाहिए, या उन पर भी पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं अनुवाद का स्वरूप। और अनुवाद का क्या स्वरूप है, दो स्वरूप होते हैं। एक तो है व्यापक स्वरूप होता है, जिसको हमने बोला कि उसमें कह सकते हैं कि प्रतीक चिन्हों को हम दूसरे भाषा में लेकर के जाते हैं, तो ये हो गया। अगला जो इसमें पूछा गया कि अनुवाद का महत्व क्या है। भाई अनुवाद का महत्व क्या है, अगर मैं बात करूँ 21वीं शताब्दी में अनुवाद का बहुत सारा महत्व है। आज पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1, शिक्षा एजुकेशन में अनुवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप लोग देखते होंगे कि मूलतः जो जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी आप लोग उसमें पढ़ते हैं, तो इग्नू की सबसे पहली जो किताबें हैं इंग्लिश में छापी जाती हैं, फिर उसका ट्रांसलेट होकर के हिंदी में छपता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इग्नू की जो किताब होती है, बुक होती है, वो कई बार जैसे हिस्ट्री की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, सोशोलॉजी की बुक है, तो कई बार उसकी लैंग्वेज बहुत टफ हो जाती है। लैंग्वेज इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि जब उसका अनुवाद किया गया है वो तो इंग्लिश से हिंदी बनी है। तो आप लोग गूगल में भी कई बार, अगर आपने कभी किसी ने आपको मैसेज किया हो, उसको कॉपी करके गूगल में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश से हिंदी बनाओगे तो बड़ी अटपटी सी हिंदी आती है। तो वैसे इग्नू भी करता है। तो कहने का मतलब कि अनुवाद, जैसे मेरा बताने का मतलब है कि आज जो एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा में अनुवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर ट्रांसलेट करके चीज़ें चलाई जा रही हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे शिक्षा में अनुवाद का महत्व है। उसी प्रकार से जो पर्यटन है, जैसे लोग घूमने फिरने आते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई चीन से भारत घूमने आया, भारत के बारे में जानना चाहता है, तो भाई जिसने चाइनीज भाषा सीख रखी है वो जाकर के उसको बता लेगा। आप सबने देखा होगा ना कि जो जहां पर पर्यटन होता है, खास तौर से यहाँ जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, टूरिस्ट गाइड देखा होगा ना, कई प्रकार की लैंग्वेज उसको आती है ना, तो अलग अलग प्रकार की लोग भाषा सीख लेते हैं। तो आज जो पर्यटन है, पर्यटन में भी खूब सारा अनुवाद हो रहा है। अनुवाद का महत्व क्या है, एक तो भाई शिक्षा में अनुवाद का खूब सारा महत्व है, जिसमें किताबें हम देखते हैं कि पहले इंग्लिश में छपती हैं, बाद में हिंदी में आती हैं। कई बार उसमें कह सकते हैं हिंदी में छपी हुई किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, या उर्दू में लिखी गई चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। उसी प्रकार से जो टूरिज्म है यानी पर्यटन है, पर्यटन में खूब सारा अनुवाद होता है। जो लोग घूमने फिरने आते हैं, आप लोगों ने देखा ताजमहल, जो लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर देखा नहीं, बहुत ताजमहल के बाहर बहुत सारे टूरिस्ट गाइड है, जैसे उन्होंने चाइनीज़ भाषा सीख ली है, स्पेनिश, जापानीज, इस प्रकार की भाषा सीख लिया, अब वो टूरिस्ट गाइड बन गए हैं। जो उस जैसे मान लो किसी ने जापानी सीख ली है तो टूरिस्ट गाइड बन जाएगा। जो जापान का आदमी घूमने आएगा उसको बताएगा यहाँ के बारे में, यहाँ कैसी चीज़ें हैं।
इससे सारी चीज़ें क्या होती हैं, चलती हैं। उसी प्रकार से प्रशासन में, यानी जो जैसे अगर हम बात करें, जैसे आज हमारी सरकार है, सरकार की कोई योजना है तो जैसे आती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। आज जो प्रशासन है, जैसे मान लो हमारा जिला कार्यालय है, हमारी पंचायतें हैं, नगर निगम है, ये भी जो काम करते हैं, इसमें भी आपने देखा कि जैसे मान लीजिए हिंदी में भी काम होता है और साथ में उसको ट्रांसलेट करके क्या होता है, इंग्लिश में भी किया जाता है। उसी प्रकार से प्रशासन की बात करूं, जैसे मान लो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकारें हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी काम करती, जो भी योजना चलाती है, भाई पहले कोई भी चीज़ होती है, अगर मान लो हिंदी में तो वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की जाती है, या इंग्लिश में तो हिंदी में ट्रांसलेट की जाती है, दोनों प्रकार से चीज़ों को किया जाता है। उसी प्रकार से जो जनसंचार के माध्यम है, जो रेडियो है, टीवी है, टेलीविज़न है, इसमें तो ट्रांसलेट ही ट्रांसलेट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई खबर अमेरिका से आ रही, भाई अमेरिका में जो खबर आ रही है तो इंग्लिश में आई होगी ना। अब अमेरिका में तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि ट्रम्प ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो मान लीजिए किसी दूसरे देश से खबर आती है तो हम लोगों को अपनी भाषा में खबरें सुनाई जाती है ना। जैसे मान लो हम लोग अखबार खरीदते हैं तो अखबार, हिंदी के अखबार में भी वही खबर लिखी है, वही अंग्रेजी के अखबार में लिखी है, फर्क क्या है, ट्रांसलेट कर दिया है, अनुवाद कर दिया। आज जो हमारे संचार के माध्यम है, जैसे रेडियो है, टीवी है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट भी आप सब लोगों ने वेबसाइट देखी होगी ना, जो खबरें बताती हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी देखा होगा क्या अनुवाद ही तो किया जाता है। तो यहाँ पर यानी अनुवाद का अगर देखोगे 21वीं शताब्दी में अनुवाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा क्षेत्र में अनुवाद होता है, पर्यटन में अनुवाद हो रहा है, प्रशासन में अनुवाद होता है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे बैंकों में भी अनुवाद होता है। उसी प्रकार से आपने देखा जो हमारे नेता होते, मंत्री होते हैं, इनके साथ भी देखा होगा ना। जैसे मान लीजिए मोदी जी कहीं गए भाषण दे रहे हैं, या कोई भी जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी कहीं पर भी भाषण देते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर एक उनका अनुवादक भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लीडर है, उसको सिर्फ अंग्रेजी आती है, हिंदी आती ही नहीं, तो उसके पास एक क्या ट्रांसलेटर रहेगा, उसको बताएगा कि क्या बात कही जा रही है। कई बार आपने देखा कि कई बार जैसे उत्तर भारत के नेता होते हैं जिनको खाली हिंदी आता है, इंग्लिश बेग भी नहीं आती, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में जाकर के रैली संबोधित कर रहे हैं। तो वो रैली कैसी करते हैं, क्योंकि जब वो हिंदी में बोलते हैं तो वहाँ पर कोई आदमी खड़ा रहता है जो उनकी हिंदी को उनकी भाषा में क्या करता है, अनुवाद कर देता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो अनुवाद का बहुत सारा क्या है, महत्व है। अनुवाद में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, तो अनुवाद करते समय कई प्रकार की आज हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर मान लो कि भैया कि मान लीजिए 2 भाषा का अनुवाद करना है, तो अनुवाद करते समय सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि दोनों भाषा को आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो आपको हिंदी से इंग्लिश करना है या इंग्लिश से हिंदी करनी है, तो इंग्लिश भाषा भी आपको आनी चाहिए, हिंदी भी। अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है तो अनुवाद नहीं हो पाएगा, अनुवाद में दिक्कत आ जाएगा। दूसरा, अनुवाद करते समय जब हम शब्द अनुवाद करते हैं तो उसके जो भाव हैं, विचार हैं, इनका भी अनुवाद होना बहुत जरूरी है। लोग तो शब्द का अनुवाद कर देते हैं, लेकिन वो शब्द के भाव क्या है, विचार क्या है, या उसका मूल क्या है, उसका कई बार ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। इसलिए कह सकते हैं कि अनुवाद में कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनुवाद करते समय हमें दोनों भाषाओं की प्रकृति यानी उसका नेचर पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का नेचर क्या है या इंग्लिश का नेचर क्या, तभी हम क्या सही से अनुवाद कर पाएंगे। अगर हम भाषा का नेचर नहीं समझ सकते तो हमें अनुवाद करने में दिक्कत होगी। लाइन टू लाइन अनुवाद तो हो जाएगा, लेकिन उसके जो मूल भाव है, जो मूल विचार हैं, वो उसमें हमें दिखाई नहीं देंगे। अनुवाद करते समय हमें डिक्शनरी, जो शब्दकोश होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अनुवाद कर रहा है, अगर उसको शब्दकोश, शब्द का मतलब ही नहीं पता है, तो वहाँ पर क्या भाई गलत अनुवाद हो जाएगा, गलत ट्रांसलेट हो जाएगा। इसलिए अनुवादक को काम करते समय एक जो व्यक्ति अनुवाद करता है उसको ईमानदारी के साथ अनुवाद करना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी चीज़ का अनुवाद कर रहे हैं तो गलत अनुवाद भाई ना कर दो। इसलिए अनुवाद करते समय क्या चुनौती है कि वो व्यक्ति ईमानदार रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अनुवाद करते समय क्या इस प्रकार की अगर देखेंगे समस्याएं तमाम तरह की आती हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की समस्याएं इसमें आपकी बुक में लिखी गई हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अनुवाद करते समय किस प्रकार की चुनौतियां हैं, अनुवाद का महत्व बताओ, या 21वीं शताब्दी में अनुवाद का क्या महत्व है, या अनुवाद की परिभाषा बताइए, या अनुवाद किसे कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन अनुवाद का स्वरूप क्या होता है, पहले चैप्टर में यही क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में लगभग हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जितना था मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको दूसरा चैप्टर बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा हमारा क्या है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है,
अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिएगा अनुवाद के प्रकार, यानी अनुवाद कितने कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो अनुवाद होता है हम उसको क्या बोलते हैं, शब्द प्रति शब्द अनुवाद। शब्द प्रति शब्द अनुवाद का मतलब होता है कि जब शब्द सा शब्द अनुवाद किया जाता है, यानी एक एक शब्द का जब अनुवाद किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द प्रति शब्द अनुवाद। यानी कौन कौन से प्रकार हैं। दूसरा अनुवाद क्या होता है, शाब्दिक अनुवाद। कई अनुवादक मानते हैं कि आदर्श अनुवाद वह है जिसमें मूल पाठ में प्रयुक्त सभी शब्दों को स्रोत भाषा में अनुवादित किया गया है। साथ ही अनुवादक ना कोई नया शब्द जोड़े ना ही कोई शब्द उठाए। लेकिन यह सत्य है कि दोनों भाषाओं में संरचना में, यानी शाब्दिक अनुवाद का मतलब होता है कि आप किसी भाषा का अगर आप लोग अनुवाद कर रहे हैं तो आप जिस भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं अपनी तरफ से उसमें कुछ ना जोड़ें। शाब्दिक अनुवाद का मतलब होता है कि जो आप अनुवाद करें सेम टू सेम अनुवाद कर दो भाई, यानी जो शब्द हैं उसी प्रकार से। यानी मान लीजिए कि पहली भाषा में अगर 4 शब्द हैं तो दूसरी भाषा में जो अनुवाद हो रहा 4 ही हो, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ दो, अपनी तरफ से कुछ मत ऐड करो, अनुवादक कुछ अपनी तरफ से ऐड ना करे। इसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक अनुवाद। अगला होता है भावानुवाद। भावानुवाद का मतलब होता है कि भावानुवाद से तात्पर्य लेखक, देखिएगा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बताता हूँ। शब्द प्रति शब्द जो अनुवाद होता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू है, जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इज गुड बॉय, यानी शब्द लाइन टू लाइन हम यहाँ पर क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। शाब्दिक अनुवाद का मतलब होता है कि पहली भाषा में जितने शब्द हैं उतने ही शब्द दूसरी भाषा में होने चाहिए। यानी अनुवाद करते समय अनुवादक अपनी तरफ से कोई शब्द ना जोड़े, उसको शाब्दिक अनुवाद बोला जाता है। शाब्दिक अनुवाद का मतलब होता है कि जब अनुवादक अनुवाद कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा तो अपनी तरफ से किसी प्रकार के नए शब्द को ना जोड़े, मूल भाषा में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों का अनुवाद किया जाए, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ा जाए। इसको बोलते हैं शाब्दिक अनुवाद। अब अगला जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा, भावानुवाद। भावानुवाद का मतलब ये होता है कि भावानुवाद से तात्पर्य लेखक को मूल आशय अथवा भाव को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना। भावानुवाद में स्रोत भाषा में अभिव्यक्त की गई आती है, क्योंकि अनुवादक शब्द रचना, वाक्य विन्यास और शाब्दिक मुहावरे आदि को लक्ष्य भाषा में प्रकृति के अनुरूप। देखो भावानुवाद का मतलब होता है कि जब कोई अनुवादक अनुवाद कर रहा हो तो शब्द शब्द तो अनुवाद हो जाए, लेकिन जो भाव है भावों का भी अनुवाद होना बहुत जरूरी है। देखो हर भाषा की अपनी क्या होती है, अपना भाव होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई बात कह रहा हूँ, आदमी तो उसको ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन मेरी भावना क्या है या मेरे विचार क्या हैं। जैसे बहुत आदमी कोई बातें बोल रहा, कई लोग बहुत भावुक होकर के या बहुत आत्मीयता से बोलते हैं, तो भैया जब अनुवाद किया जाए तो भावनाओं की भी उसमें उतरनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो बोला जाता है कि अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पिता अपनी बेटे को समझा रहा है या किसी पिता अपने बेटे को समझा रहा है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पिता समझा रहा, हम शब्द सा अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन उस पिता के भाव क्या हैं, उसकी अंतरात्मा के भाव क्या, उसको अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। समझ रही हैं? यानी अनुवाद तो लाइन टू लाइन अनुवाद तो हो जाता है, लेकिन अनुवाद में दिक्कत क्या आती है कि जो मूल भाषा है, यानी जिस भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करें, मूल भाषा के जो भाव हैं उन भावों का भी अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। उसके हम क्या बोलते हैं, भावानुवाद, यानी भावों को भी अनुवाद करें। ठीक है, जैसे भाव क्या हो सकते हैं, जैसे क्रोध है, प्रेम है, या इस प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों का भी अनुवाद होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने लाइन टू लाइन अनुवाद कर दिया है, वैसा नहीं चलेगा। हिंदी भाषा हो या किसी भाषा में जब अनुवाद किया जाता है तो उस भावों का भी अनुवाद क्या होना बहुत ज़रूरी। इसको क्या बोलते हैं, भावानुवाद। अब अगला जो है छाया अनुवाद। छाया अनुवाद में क्या होता है, छाया शब्द का अर्थ है धुंधला प्रभाव। इसमें मूल में समग्र भाव होता है। देखो छाया अनुवाद में मोस्टली होता है कि जो ट्रांसलेट करने वाला वो अपनी तरफ से उसकी छाया ना पड़े, यानी जैसे मूल भाषा में से आप दूसरी भाषा में जो अनुवाद कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर अपने विचार है, अपने भाव को बिल्कुल व्यक्त ना करे, यानी उसके जो विचार है भाव उसकी छाया ना पड़े। ठीक है, या जैसे मान लीजिए हिंदी से हम अंग्रेजी में किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हिंदी से अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट हो रहा है तो जो आदमी कोई न कोई भाई ट्रांसलेट करेगा, तो जो भी व्यक्ति ट्रांसलेट कर रहा है उसके भाव या उसका प्रभाव या उसकी छाया उस पर ना पड़े, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, इस बात को की जा रही है। रूपांतरण, जैसे नाटक वाटक होते हैं उनका रूपांतरण किया जाता है, तो नाटक वाटक में मोस्टली नाट्य रूपांतरण हम जिसको बोलते हैं, जैसे नाटक है या उसमें जैसे किसी कहानी है, उपन्यास है,
इनका जब अनुवाद किया जाता है तो जैसे मान लीजिए जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के भाव का भी अनुवाद होना। रूपांतरण अनुवाद का मतलब होता है कि जैसे नाटक है, कहानी है, ठीक है, जैसे कविता है या कोई फिल्म है, कोई उपन्यास है, इनका जब ट्रांसलेट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूपांतरण। ठीक है, ये मूलतः क्या है? अनुवाद के प्रकार, यानी अनुवाद कितने प्रकार का होता है, यानी अनुवाद के विभिन्न विभिन्न क्या है भाई? प्रकार हैं, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है अगला है, अनुवाद के विविध क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है या अनुवाद होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अनुवाद के क्षेत्रों की, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद हो रहा। प्रशासन का मतलब होता है कि खास तौर से जैसे हमारा, अगर मैं बात करूँ, जैसे कोर्ट कचहरी है, अदालत है, ठीक है, या कह लीजिए जिला या हमारा लोकल प्रशासन है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो हमारे मंत्रालय हैं, उनमें प्रशासन में क्या होता है? अनुवाद हो रहा। भाई खूब अनुवाद होता है प्रशासन में, क्योंकि प्रशासन में अगर आप देखोगे कोई भी, जैसे सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी या कोई गाइडलाइंस जारी होती है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जारी होती है। एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि आप सबने सुना होगा कि लॉकडाउन में भाई क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद होगा, इसका पूरा गाइडलाइंस आती है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती थी। तो कहने का मतलब कि हमारा जो प्रशासन है उसमें अनुवाद खूब होता है, खूब प्रकार का किया जाता है। खास तौर से जो सरकारें होती है उसमें अगर देखेंगे, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, उसमें मूलतः इस प्रकार के हमें अनुवाद को देखने को मिलता है। उसके प्रकार दूसरा जो अनुवाद का क्षेत्र है, क्या? बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में तो अनुवाद होता ही होता है। आप किसी भी बैंक की पासबुक को ही उठा करके देख लो, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा मूलतः। आप चाहे रिजर्व किसी भी बैंक को उठा करके, चाहे स्टेट बैंक है चाहे पीएनबी है, उसमें देखोगे तो हिंदी में लिखा रहता है, इंग्लिश में। जैसे आप बैंक में जाओगे फार्म भरने के लिए, तो फार्म क्या था? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है फार्म ना। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी अनुवाद होता है, यानी ट्रांसलेट होता है। उसी प्रकार से जो विधि है, यानी न्याय कानून जो है भाई, उसमें भी अनुवाद होता है। देखो, चाहे सुप्रीम कोई जजमेंट सुनाता है या हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, चाहे हाई कोर्ट के फैसले होंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वो दोनों में कॉपियां जारी की जाती हैं। ठीक है, जजमेंट दोनों में होता है। देखो, बहस हिंदी में हो इंग्लिश में हो सकता, मान सकता हूँ इसमें चल सकता है, लेकिन जो जजमेंट होता है, वो फाइनल जो जजमेंट होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके उसको दिया जाता है। खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में दोनों में रहेगा। ठीक है, मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद खूब हो रहा। आप सबको पता होगा कि जैसे मैंने आपको बताया, चाहे न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सुनिएगा, जैसे मान लो कि उड़ीसा में कोई घटना घट गई। भाई उड़ीसा में जो घटना घटी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर, लोकल जो अखबार हैं, उनको कई बार जो नेशनल मीडिया उनसे उठा करके चीज़ों को बताता है। तो भाई उड़ीसा में मान लीजिए कोई घटना घटी है, तो वो उड़िया भाषा में वहाँ पर चलेगा, लेकिन नेशनल मीडिया जो हिंदी भाषा में ला करके बता रहा, वो तो हिंदी में बता रहा ना। क्या है, मीडिया में बहुत ज़्यादा अनुवाद होता है। जैसे मान लीजिए कोई घटना चीन की है, जापान की है, अमेरिका की है, तो वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं वो हिंदी में थोड़ी आ रही हैं, वो तो बाकायदा इंग्लिश में आ रही होंगी या उनकी भाषा में आ रही है। तो मीडिया में क्या होता है? अनुवाद होता है। चाहे किसी भी को, आप एक बात कीजिए कि कोई भी न्यूज़पेपर उठा करके देख लो, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, पंजाबी हो, अलग अलग भाषा में न्यूज़पेपर आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है, जो खबरें हैं, वो तो लगभग सेम ही बनी रहती ना। खबरें तो थोड़ी बदल जाती। अरे भाई वहाँ पर भी डेथ हुई है, उतने आदमी मरे हैं, वो इंग्लिश में बता रखा है, और किसी ने हिंदी में बता रखा है, किसी ने पंजाबी में बता रखा है, किसी ने उर्दू में बता रखा। तो आज जो संचार के क्षेत्र हैं उसमें भी जो अनुवाद है या ट्रांसलेट है, एक बहुत बड़ा स्कोप है ट्रांसलेशन का। अगला, सृजनात्मक अनुवाद का मतलब होता है कि जो हमारी सृजन है, यानी लिटरेचर में ज़्यादातर अनुवाद किया जाता है। जैसे काव्य अनुवाद, काव्य अनुवाद का मतलब यानी जो हमारे काव्य हैं, कविता हैं, इनका जो अनुवाद किया जाता है। खास तौर से काव्य अनुवाद में जो कविताएं होती हैं उनका अनुवाद किया जाता है। ठीक है, कथा साहित्य में होता है, जैसे कहानी है, निबंध है, इनका भी क्या होता है? अनुवाद किया जाता है। ठीक है, और अगर काव्य अनुवाद में, अगर नाट्य अनुवाद, नाट्य अनुवाद का मतलब कि जब कोई नाटक होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारे आपने जैसे नाटक सुन रखे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे पंचतंत्र की कहानी है, पंचतंत्र की जो विष्णु शर्मा की कहानी है, वो सिर्फ भारत में फेमस नहीं थी, बल्कि वो मध्य एशिया में फेमस रही। तो भाई मध्य एशिया के लोग जो विष्णु शर्मा को पढ़ रहे होंगे, वो हिंदी में थोड़ी पढ़ रहे हैं या हिंदी में थोड़ी जान रहे हैं, बिल्कुल नहीं जान रहे। वो तो शायद इंग्लिश में उनकी अपनी भाषा में अरबी में जान रहे होंगे या फारसी में जान रहे होंगे।
ठीक है। तो आज जो नाटक है, नाटकों में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनुवाद किया जाता है। उसी प्रकार से जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती है, इनका भी अनुवाद होता है। आप सबने सुना कि जो हिंदी के कहावत है, जो मुहावरे हैं, इनका इंग्लिश में अनुवाद होता ही रहता है। मोस्टली जो कहावतें होती हैं ये बहुत कम फिट बैठती हैं अनुवाद में। देखोगा जो कहावत है, इसलिए कई बार बोला जाता था कि भाई लाइन टू लाइन तो अनुवाद तो हो गया। मान लीजिए आपने शब्द टू शब्द अनुवाद तो कर दिया, लेकिन जब लाइन टू लाइन अनुवाद किया जा रहा है तो उसका जो भाव है या जो विचार है वो अनुवाद में नहीं झलकता। इसलिए बोला जाता है कि जब भी अनुवाद किया जाए तो जिस भाषा में अनुवाद हो रहा है, जिस भाषा से लेकर के उसके भाव जो हैं, उसके विचार जो हैं, उसकी संस्कृति नहीं, उसका जो बेसिक तौर से अगर हम बोलेंगे उसकी जो नेचर प्रकृति है उसमें आनी चाहिए। लाइन टू लाइन तो अनुवाद तो हो ही जाता है, लेकिन भाव का अनुवाद होना कई बार बहुत। इसलिए देखा कि जो मुहावरे तो जो लोकोक्तियाँ होती हैं, जो मेन भाषा में होती है, जिस भाषा में वो बनी गई गढ़ी गई है, उसी भाषा में वो ज़्यादातर सटीक मानी जाती है। दूसरी भाषा में आप ट्रांसलेट कर देंगे, समझ लेंगे, लेकिन वैसा फील नहीं आता, ये सच्चाई की बात है। तो वैसे भी देखा होगा कि मुहावरे जो लोकोक्तियाँ इनमें भी खूब अनुवाद होता है। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद होता है, कि आज जो टूरिस्ट है इसमें भी खूब सारा अनुवाद किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में तो अनुवाद होता है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया कि जैसे इग्नू की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो किताबें छापती हैं, सबसे पहले हिंदी में इंग्लिश में छपती हैं और बाद में उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। इसलिए तुम लोगों ने देखा कि इग्नू की जो किताबें हैं उनकी जो लैंग्वेज है कई बार आप लोग देखें बड़ी टफ हो जाती है। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री है, टफ हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने पहले हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में आप अनुवाद करें तो इसलिए कई बार टफ हो जाता है। तो अनुवाद जो है कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है और अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं या अनुवाद के प्रकार और किन किन क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में जो अनुवाद होता है, ये चैप्टर नंबर सेकंड में यही है। इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? अनुवाद प्रक्रिया, यानी जो अनुवाद होता है उसकी कैसी प्रक्रिया होती है, और साथ में पुनर्निरीक्षण। पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है कि जैसे मान लो भाई किसी आदमी ने अनुवाद कर दिया है, तब उस अनुवाद को चेक भी किया जाएगा कि उसने सही अनुवाद किया है या गलत अनुवाद किया है। इसी को क्या बोला जाता है? निरीक्षण, जांच करना। जैसे आप लोग पेपर दे करके आते हो ना, तो कोई ना कोई इसको जांच करता है ना कि भाई आपने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वो सही लिखा है या गलत ही लिख दिया है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अनुवाद करता है, तो उसका पुनर्निरीक्षण किया जाता है या उसकी जाँच की जाती है। जाँच करना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या पता गलत अनुवाद कर दिया हो। कई बार रैली वैली में देखा होगा ना कि गलत अनुवाद कर देते हैं अनुवादक। तो ये भी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो अनुवाद किया जा रहा है वो सही अनुवाद हुआ है या गलत अनुवाद किया गया है। तो ख़ास तौर से देखोगे, चाहे भाषिक अनुवाद हो, चाहे देखो अनुवाद के जो साधन है, जैसे भाषिक कोश होता है, जैसे भाई अनुवाद जब किया जाता है तो जो डिक्शनरी होती है, जो शब्दकोश होता है, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। खास तौर से जो डिक्शनरी होती है, जो शब्दकोश होता है, और भाषोत्तर यानी भाषा का भी बड़ा रोल है। यानी अनुवाद करते समय अगर आप देखोगे दो साधन, अनुवाद में दो साधन बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से साधन? एक तो डिक्शनरी यानी जो शब्दकोश होता है, दूसरी भाषा जो है, भाषोत्तर जिसको बोलते हैं भाषा। ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है खास तौर से। ठीक है। और जैसे खास तौर से देखोगे, जैसे लोकोक्ति मुहावरों का अनुवाद किया जाता है, तो इसमें खास तौर से कई सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर जो एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछा जाता है, अनुवाद पुनर्निरीक्षण। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अनुवाद कर दिया है तो उस अनुवाद को चेक भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसी को लेकर के पुनर्निरीक्षण की बात कही जा रही है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हेलो। का मतलब है कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, हिंदी में लिखा था, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। व्यक्ति ने कहा कि भैया अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति और होगा जो उसका सीनियर है, कह सकते हो। ठीक है। वो सीनियर आकर के क्या करेगा कि भैया तुमने जो ट्रांसलेट किया हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, उसकी जांच करेगा। इसी को बोलते हैं पुनर्निरीक्षण, जांच करना। और जांच करते समय क्या देखा जाता है? एक तो देखा जाता शब्दकोश। ठीक है। शब्दकोश यानी आपके जो शब्द हैं वो सही बैठ रहे हैं। दूसरा व्याकरण यानी ग्रामर देखी जाती है। भाषा के भाव देखे जाते हैं वो सही है या नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है? पुनर्निरीक्षण। ठीक है। यानी इसमें क्या किया जाता है? पुनर्निरीक्षण किया जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पुनर्निरीक्षण कर रहा है तो उससे क्या होना चाहिए? पुनर्निरीक्षण पाठ और अनुवादक दोनों के प्रति निष्ठा अर्थात देखो,
पुनर्निरीक्षण जो व्यक्ति करता है, जो जांच करता है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए कि वो जो अनुवाद किया गया वो सटीक है या गलत है, उसकी जांच करने में ईमानदारी से भाई जांच करे। ठीक है। पुनर्निरीक्षक को अनुवादक की ही भांति दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति ट्रांसलेट करता है तो दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं हूँ हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करता हूँ, तो मुझे हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद तो कर दिया है, अब मैंने जो ट्रांसलेट किया उसका कोई चेक करने वाला आ रहा है, तो चेक करने वालों को भी दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर उसको दोनों लैंग्वेज नहीं आएगी तो कैसे मेरा चेक करेगा, यानी उसको भी आनी चाहिए। ठीक है। पुनर्निरीक्षक को अनुमोदित पाठ को पढ़ करके समझने और उसमें रह गई त्रुटियों को पहचान करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने अनुवाद कर दिया है, उसकी अगर कोई जांच कर रहा है तो उसको ध्यान से पढ़े और उसमें जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों या उन कमियों को दूर करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दोनों भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ पुनर्निरीक्षक को संबंधित विषय की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का अनुवाद हो रहा है तो उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई कथा है, कोई कहानी है, जैसे मान लो कोई कहानी हिंदी में थी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, तो जो जांच करने वाला व्यक्ति है उसको सिर्फ ये पता ना हो कि ये शब्द का मतलब हिंदी से अंग्रेजी में होता, बल्कि उस कहानी के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कानून के जानकार हैं, तो कानून में जो ट्रांसलेट हो रहा है उसी की जांच करो, ये नहीं कि बैंकिंग सेक्टर वाला जा करके जांच करो। यानी अनुवादक, यानी जिस व्यक्ति ने अनुवाद कर दिया है उसका जब जांच की जा रही है तो जांच करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या होना चाहिए, दोनों भाषाओं को तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस विषय पर वो अनुवाद या जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। पुनर्निरीक्षक को सही शब्द और अभिव्यक्ति को चयन करने की क्षमता हो। जो पुनर्निरीक्षक यानी जो चेक कर अनुवाद जो किया गया है उसको सही शब्द और अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शब्दों के बारे में नॉलेज हो। पुनर्निरीक्षक का निर्णय सक्षम, जैसे मान लिया आपने किसी को जांच करने के लिए कर रखा है कि भाई चेक करेगा सही ट्रांसलेट हो रहा नहीं हो रहा है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई कोई गलत है कोई सही है, डिसीजन तो ले सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। पुनर्निरीक्षक में किसी शब्द वाक्य अभिव्यक्ति को टीचर जैसे हम अभी एग्जाम देने जा रहे हैं जो सा पेपर है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ सजग रह करके ईमानदारी के साथ जांच करनी चाहिए, भाई ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है। पुनर्निरीक्षक को चाहिए कि पुनर्निरीक्षण कार्य करते समय वह केवल उपलब्ध ज्ञान तक सीमित न रहे, अपितु उनको विषय के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो आप किसी चीज़ का अगर निरीक्षण करने जा रहे हैं अनुवाद का, तो उस सीमित जानकारी आपके पास नहीं, बल्कि उस विषय के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस भाव को या विचार सही से व्यक्त हुआ है नहीं हुआ, तभी आप जांच कर पाएंगे। पुनर्निरीक्षक में ये सारी क्या होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पुनर्निरीक्षक वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखा जाना कि पुनर्निरीक्षण का क्या क्या महत्व है, इससे क्या क्या महत्व क्या है। जैसे भाई पुनर्निरीक्षण क्यों किया जाता है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया, तो अनुवाद चेक होना भी बहुत जरूरी है। कि मान लीजिए अगर मैं हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर दिया, तो भाई हिंदी से इंग्लिश में जो अनुवाद किया है मैंने गलत किया है या मैंने सही किया है, या सही या गलत है, उसकी जाँच कौन करेगा। इसलिए कह सकते हैं पुनर्निरीक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर 3 में आप पुनर्निरीक्षक को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। या अनुवाद में पुनर्निरीक्षक की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो अनुवाद हुआ, जो ट्रांसलेट, जैसे एक बताऊं, जैसे मीडिया में होता है एडिटर, होता है एक शब्द आता है एडिटर, सुना होगा ना, चीफ एडिटर हैं। भाई एडिटर क्या करता है, जैसे कोई मीडिया में क्या करता है, एडिटर चेक करता है कि भैया जो खबर लिखी है सही है गलत लिखी है, तुमने कोई लाइन इधर से उधर तो नहीं कर दिया, मिस्टेक कर दिया। तो उसी प्रकार से पुनर्निरीक्षक आकर के ट्रांसलेटर जिसने ट्रांसलेट किया उसको चेक करेगा, अरे तुमने सही किया गलत कर दिया है, कहीं किसी चीज़ का मतलब कुछ और तो नहीं बता दिया है। इसलिए पुनर्निरीक्षक का जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए अगर गलत ट्रांसलेट हो जाएगा तो भाई क्या होगा, बवंडर बच जाएगा, यानी गलत सब चीज़ें फैल जाएंगी ना, या गलत विचार फैल जाएगा ना। इसलिए जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और पुनर्निरीक्षक जो है उसको भी शब्द के बारे में, भाषा के बारे में, विषय के बारे में उसको भी बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं उसको सीमित और लिमिटेड जानकारी हो, उसको भी बड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, साहित्य अनुवाद। साहित्य अनुवाद का मतलब जो लिटरेचर का अनुवाद किया जाता है,
इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो साहित्य अनुवाद का मतलब जैसे कविता है, कहानी है, गीत है, छंद है, इनका जब अनुवाद किया जाता है देखिएगा। और जब साहित्य अनुवाद का मतलब होता है कि इसमें मूलतः जो कविता होती, कहानी होती, गीत होती है, इसमें किसी न किसी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, किसी न किसी परंपरा के बारे में, खास तौर से जो लिटरेचर होता है उसमें लिखा रहता है। इसलिए जब साहित्यिक अनुवाद किया जाता है तो हम जब अनुवाद करें तो जब एक भाषा से दूसरी भाषा जब अनुवाद करते हैं तो उसकी जो भाव हैं, जो उसकी संस्कृति है, जो उसकी सभ्यता है, उस प्रकार की चीज़ों का भी अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से साहित्य अनुवाद का मतलब होता है कि सांस्कृतिक बारीकी जो है, जो स्वभाव है, जो सूक्ष्म लक्षण है, इनका भी अनुवाद करने में हमें सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई अनुवाद करा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसके भाव भी अनुवाद होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर प्रेमचंद कह रहे हैं कि दो बैलों की कथा में बता रहे हैं, दो बैलों की जोड़ी में बता रहे हैं कि जो उसके दोनों बैल थे वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित थे, कितना प्यार करते थे, उसका भी अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कह सकते हैं कि एक प्रकार सा भाव या साहित्यिक अनुवाद में होता है। ठीक है, देखो कोई भी कविता हो, कहानी हो, हर संस्कृति परंपरा के चीज़ों को बताती है, तो अनुवाद होते समय उसका भी अनुवाद होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है, इनका जब अनुवाद किया जाता है तो इसमें हमें खास सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। कहानी के जो भाव हैं, उस कहानी का भाव जब हम अनुवाद करें तो भाव भी अनुवादित होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कोई कहानी मैसेज दे रही, सामाजिक मैसेज दे रही है, तो उस मैसेज का भी दूसरी भाषा में अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी कविता है, कहानी है, गीत है, ठीक है, या आत्मकथा है, जीवनी है, उसके भाव का भी अनुवाद होना बहुत, ये साहित्यिक अनुवाद की हम बात करें, साहित्यिक अनुवाद करना कई बार समस्या होती है, और तो अनुवाद हो जाते हैं, साहित्यिक अनुवाद करना बड़ा कठिनाई का काम होता है। नॉर्मली हम देखें तो सबसे मुश्किल होता साहित्यिक अनुवाद, यानी कविता, कहानी, गीत और इनका जब अनुवाद किया जाता है। मैंने बताया कि अगर कोई हिंदी मूवी का कोई गाना हो, इंग्लिश में कोई अनुवाद करेगा तो लोग हंसते हैं बस खाली। तुम लोगों ने देखा भी होगा ना, ट्रांसलेट जब किया जाता तो आदमी समझ जाता क्या कह रहा है, लेकिन उसके भाव को कभी समझ नहीं पाता। हिंदी जो मूवी हैं, हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं, हिंदी फिल्मों के गाने को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो अंग्रेज़ समझ ज़रूर जाएगा, लेकिन उस फील को या उस गाना क्या कह रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, उसका अनुवाद होना शायद बहुत मुश्किल होता है। आप इस बात को मानते होंगे ना। किसी भाषा में कोई गीत है, संगीत है, उसी प्रकार से अगर किसी सभ्यता संस्कृति में कोई कहानी है, कोई या निबंध है, नाटक है, कविता है, इसका जब अनुवाद किया जाता है साहित्यिक अनुवाद में हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर साहित्यिक अनुवाद की बात की गई है। साहित्यिक अनुवाद का मतलब मोस्टली यही होता है कि खास तौर से चाहे हमारे जो गद्य हैं, जो पद्य हैं, जो कविता, कहानी हैं, इन सब का जब अनुवाद किया जाए खास तौर से हमें सावधानी बरतने। साहित्यिक अनुवाद का मतलब होता है कि जब हम लिटरेचर यानी साहित्य का अनुवाद करते हैं, इसमें गद्य हो, पद्य हो, दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हीं का क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। साहित्यिक अनुवाद क्यों किया जाता है, साहित्यिक अनुवाद का महत्व क्यों है? जैसे मान लो मैंने बोला कि हिंदी भाषा में पंचतंत्र की कथाएँ हैं, पंचतंत्र की कथाओं का जब अनुवाद किया गया भाई यूरोप में भी, या कह सकते हैं मध्य एशिया में बहुत फेमस हुई। जैसे अंग्रेजी भाषा में कोई अच्छी कहानी है, अच्छा कविता है या कोई पाठ है, उसका हिंदी में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो यहाँ के लोग भी जानते हैं, उसको सीखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, इसका भी एक बड़ा महत्व है। जैसे गीत, जैसे हम बात करें, जैसे कहानी है, कविता है, इनका जब अनुवाद किया जाता है तो एक सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आज हम लोग, अगर मैं बताऊं, आज हम लोग अमेरिका के बारे में, अमेरिका के लोग कैसा होता है, उनका खान पान, रीति रिवाज, पहनावा जो हम लोग जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? क्योंकि वो अनुवाद हुआ तभी तो जान पाए। अरे भाई चीन का आदमी कैसा होता, चीन के आदमी का नेचर कैसा है, चीन के लोग कैसे होते हैं, जब इसका अनुवाद हुआ तभी तो हम लोग जान पाए। ठीक है, खास तौर से आप लोग फिल्में देखते होंगे ना, फिल्मों में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। फिल्म जैसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे हिंदी में फिल्में बनती हैं, वो ट्रांसलेट करके दूसरे देशों में चलाई जाती हैं, दूसरे देशों के लोग देखते हैं उस फिल्मों को। तो एक प्रकार से क्या, ये भी साहित्यिक अनुवाद टाइप का ही होता है, क्योंकि फिल्मों में भी ट्रांसलेट करना
कोई जो हीरो है या हीरोइन है उसकी जो फीलिंग है उसका अनुवाद करना उसी प्रकार का होता है जैसे कविता, कहानी और गीतों का अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साहित्यिक अनुवाद का मतलब होता है कि जब हम कविता है, कहानी है, ठीक है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है, जब हम इसका अनुवाद करते हैं उसे साहित्यिक अनुवाद किया जाता है। साहित्यिक अनुवाद का जो अर्थ और स्वरूप है, इनके अर्थों में एक प्रकार से ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य अनुवाद के बारे में हम थोड़ा, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक, ज्ञानात्मक का मतलब होता है कि जो ज्ञानात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, खास तौर से जैसे अगर मैं ज्ञानात्मक बात कहूँ जैसे विज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इसमें जो अनुवाद किया जाता है। और सृजनात्मक का मतलब है जो कविता, कहानी है, नाटक है, निबंध है, इसमें क्या, इसको क्यों बोला जाता है, सृजनात्मक साहित्य अनुवाद बोला जाता है। ज्ञानात्मक मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे आज हम बात करें जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे दवाइयाँ होती है, इसमें भी देखोगे तो अनुवाद किया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार के ज्ञान, सृजनात्मक और साहित्य या ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में अलग प्रकार की चीज़ें, जैसे मैं टेक्नोलॉजी हो रही, उसमें जो ट्रांसलेट हो रहा, जो टेक्नोलॉजी होती है, चाहे हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में अनुवाद हो रहा है, ठीक है। सृजनात्मक में मोस्टली वही जाता है कि मोस्टली जैसे सृजना जिनकी की जैसे कविता है, कहानी है, गीत है, संगीत, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, क्या चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, गद्य साहित्य का अनुवाद, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, गद्य साहित्य जो होते हैं उनका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ जी हमारे जो गद्य हैं, ठीक है, उनका जो अनुवाद किया जा रहा है, ठीक है, तो गद्य किसे बोलते हैं, खास तौर से जैसे नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, जब इनका अनुवाद किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, गद्य अनुवाद। गद्य अनुवाद में अगर मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे मेघदूतम है जो कालिदास ने लिख रखी है, या नागार्जुन की कविताएं हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताएं हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, या इनके द्वारा जो गद्य लिखे गए हैं, मैं गद्य की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी भाई गद्य लिख रखा है। जैसे मैंने बोला ना, कालिदास के जो गद्य हैं, खासतौर से अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ये सारी जो लिखे हैं, गद्य लिख रखे हैं, ठीक है। गद्य का मतलब होता है, लिख लो, गद्य साहित्य का मतलब होता है कविता, ठीक है, कविता मैंने बता दिया भाई, कहानी, ठीक है, कहानी, निबंध, ठीक है, कहानी निबंध हो गया। अगला आप क्या लिखें, उपन्यास, ठीक है, इसमें क्या किस का होता है, उपन्यास मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उपन्यास, ठीक है, या आप लोग जीवनी भी इसी में आती है, ठीक है, जीवनी, नाटक, ठीक है। गद्य साहित्य अनुवाद का मतलब होता है कि जब उपन्यास का अनुवाद किया जाता है, जीवनी का अनुवाद किया जाता है, नाटक का अनुवाद किया जाता है, निबंध का अनुवाद किया जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गद्य साहित्य बोला जाता है। यानी जब लेसन का अनुवाद किया जाता है, जैसे अगर मैं बोलूँ प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं, उनका अनुवाद किया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गद्य साहित्य का अनुवाद। जैसे मैं बोलूँगा तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, अगर इसका अनुवाद किया जाएगा तो कैसा अनुवाद होगा, ये भी गद्य का अनुवाद होगा, ठीक है, क्योंकि उपन्यास है एक प्रकार का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जैसे निबंध होते, निबंध का भी अनुवाद किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, गद्य साहित्य का अनुवाद। निबंध का भी अनुवाद होता है ना, आप सब लोगों ने देखा हो ना, जो जैसे मैंने पंचतंत्र की कहानियाँ बताई, पंचतंत्र की जो कहानी है विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित है, इसका जो अनुवाद किया जाएगा पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, इसका भी अनुवाद क्या होगा, वो भी गद्य साहित्य का अनुवाद। गद्य जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, गद्य साहित्य का अनुवाद किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो एक एक बताना पड़ेगा। जैसे आपने बता दिया कहानी, दूसरा बता दिया उपन्यास, तीसरा बता दिया नाटक, चौथा बता दिया आपने इसमें जैसे अन्य कोई चीज़ है, निबंध बता दिया, या लोक जैसे मान लीजिए इस प्रकार की चीज़ें आपको बता दी, उपन्यास है, जीवनी है बता दिया, जो जीवनी लिखी जाती है, ठीक है, और इस प्रकार की जीवनियाँ, ये सारा क्या होता है, गद्य साहित्य का जो अनुवाद किया जाता है, ठीक है, गद्य का अनुवाद होता है। अगर जैसे मैं बात करूँ, जैसे नाटक का अगर अनुवाद किया जाता है, जैसे नाटक की गिनती काव्य में होती है,
काव्य दो प्रकार के, श्रव और दृश्य। भाई नाटक भी दो प्रकार का होता है ना, कुछ नाटक हमें दिखाई देते हैं, कुछ नाटक हमें सुनाई देते हैं। तो दोनों नाटकों का क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। जो नाटक होते हैं मूलतः आपने जैसे देखा होगा, उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, असम में नाटक होता है, तमिलनाडु में अलग प्रकार का नाटक होता है, गुजरात में भौरई होती है। इस प्रकार के नाटक जो होते हैं इनका जब रूपांतरण किया जाता है वो क्या है, गद्य अनुवाद। अगला निबंध का भी अनुवाद किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, शरद पूर्ण सिंह हैं, इनके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए इनका भी अनुवाद किया जाता है। वो क्या माना जाएगा, गद्य साहित्य का अनुवाद है। इसी प्रकार से जो उपन्यास हैं, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास हैं, या बहुत सारा जो इंग्लिश में नोवेल होता है, नोवेल उपन्यास, उनका भी क्या किया जाता है, जो अनुवाद किया जाता है, एक प्रकार का क्या है, गद्य साहित्य का ही अनुवाद माना जाता है। ठीक है। कहानी है, कहानी का जो अनुवाद किया जाएगा, जैसे आप सबने सुना होगा प्रेमचंद की कहानी है, ज्ञानेश्वर की कहानी है, ठीक है, या अन्य लोगों की रानी केतकी की कहानी है। बहुत प्रकार की कहानी हमारे देश में फेमस है ना। इन कहानी को जब अनुवाद किया जाता है तो गद्य साहित्य का अनुवाद ही माना जाता है। गद्य साहित्य के अनुवाद की विशेषता क्या होती है, इसमें मूलतः जो कहानी होती है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, जीवनी होती है, यात्रा वृत्तांत होता है, इन प्रकार की चीज़ों का जब अनुवाद किया जाता है उसे गद्य साहित्य का अनुवाद बोला जाता है। ठीक है। क्या चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 क्या है, पद्य साहित्य का अनुवाद। पद्य साहित्य में आता भाई कहानी, कहानी में, और कहानियों का अनुवाद मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं जब कहानी है, आप सबने कहानी सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। इसका जब अनुवाद किया जाएगा तो खास तौर से इसके जो भाव हैं उस भाव का अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें पद्य साहित्य में, मूलतः जो हमारी कहानियाँ होती हैं, सॉरी कहानी बोल रहा हूँ, जो कविताएँ होती हैं, कविताओं का अनुवाद किया जाता है। ठीक है। कोई भी कविता है उसमें पद्य साहित्य में उसी का अनुवाद किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कहानी है, ठीक है, उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग कहानी की बात करें तो जैसे कहानी, कोई भी कहानी हो, ठीक है, तो उस कहानी का जो अनुवाद होता है, कहानियों का अनुवाद में हम क्या बोलते हैं, पद्य साहित्य अनुवाद। कहानियों में जैसे कोई भी कहानी हो, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे गुजराती में है, मराठी में है, मैथिली में है, पंजाबी में है, हिंदी में है, उर्दू में है, जब इन कहानियों का क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो उसको हम पद्य साहित्य अनुवाद होता है। और देखो कहानी का अनुवाद करते समय ना हमें शिल्प का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा ना, शिल्प जो होता है, ठीक है, शैली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कहानी का अनुवाद करते समय। जैसे यहाँ पर है ना, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबा कब तक तेरी, तेरा, इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं, आज़ाद हिंद फौज की जो कविताएं हैं, इस प्रकार की जो कहानियां होती हैं, इनका अनुवाद कर, यानी कहानी का अनुवाद करते समय क्या ध्यान रखेंगे वे, भाई शिल्प का और शैली का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसका जो शिल्प है, शैली है, ठीक है। उसी प्रकार से अनुवाद करते समय शीर्षक स्तर जो है, यानी उसका जो शीर्षक है, कहानी का जो शीर्षक है, क्योंकि देखो सॉरी कहानी मैं बोल देता हूँ बार बार, जो कविता होती है, देखो कविता के जो शीर्षक होता है, कई बार देखो किसी कविता की जो लाइन होती बार बार आती रहती है ना, बार बार आती, तो उसको भी सही तरीके से क्या करना चाहिए, आपको अनुवाद करना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से शब्द के स्तर पर, यानी जो कहानियाँ होती हैं उनके जो शब्द हैं, शब्द के स्तर पर भी अनुवाद होना चाहिए। और कहानियों में भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी कहानी बोल देता हूँ बार बार, जो कविताएं होती हैं, ठीक है, कविताओं की हम लोग बात करें तो कविता का जो अनुवाद किया जाता है, इस कविता का भाव का है। जैसे अगर बहुत सारी कविताएं आप सबने पढ़ रखी होंगी, तो जैसे अलग अलग प्रकार की कविताएं हैं लोगों ने लिख रखी, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं, राष्ट्र, तो ये सारे हमारे क्या नेशनल पोइट हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। तो खास तौर से राष्ट्र कवि कौन है, जैसे आप सबको पता होगा, एक तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, जो बिहार से आते हैं, रामधारी सिंह, ये भी हमारे नेशनल पोइट हैं। दूसरा हमारे जो नेशनल पोइट हैं, कि उनका नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं हैं, ये जो कविताएं लिखी गई, इनका जब अनुवाद किया जाता है वो पद्य साहित्य अनुवाद होता है। और इनका अनुवाद करते समय हमें कह सकते हो कि इसमें जो शिल्प है या जो शैली है उसका ध्यान रखना चाहिए, या इनका अनुवाद करते समय ये जो अलंकार होते हैं इनका अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए, या छंद हैं इनका ध्यान में रखना, जो पद हैं इनका ध्यान में रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं। और कविता का अनुवाद करते समय हमें शब्द अनुवाद करते साथ साथ हमें जो भाव हैं, जो विचार हैं, उसका भी अनुवाद होना क्या है, बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। कोई भी भाई कविता हो, कोई भी लाइन हो, सिर्फ कविता में जैसे गज़ल वजल होती है वो भी इसी में आती है, ठीक है। जैसे गज़ल का अनुवाद किया जाए, जैसे जैसे अगर कविताएं तो होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे गज़ल है या कोई गीत है ये भी उसी में आएगा। गीत जो होते हैं ना, जो गाने वाने होते थे वो भी इसी में आएंगे क्योंकि उसका अनुवाद करते समय। तो जैसे मैंने बोला कविता, गीत, गज़ल, गाने, ये मोस्टली इन्हीं के अंडरलाइन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भाव का होना बहुत जरूरी है कि आप सबने जैसे गाने वाने सुनोगे तो गाने में क्या फीलिंग होती है, फील होता है, ठीक है। जो वो दूसरा प्रकार से जैसे मैंने बोला कि जैसे भाई खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, जैसे इस कविता को अगर आपने देखा होगा तो इस कविता में क्या है, इसका जब अनुवाद किया जाए तो लाइन टू लाइन तो कोई अनुवाद कर देगा, भाई आपने लाइन टू लाइन अनुवाद कर दिया, लेकिन इसका जो मूल भाव है, जो स्वतंत्रता आंदोलन को जगाने का मूल भाव है, जब अनुवाद किया जाए उसका मूल भाव भी उसमें उतरना बहुत जरूरी है। इसकी लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। प्रशासन की भाषा में अनुवाद, प्रशासन जो होता है, प्रशासन में अगर मैं आपको बोलूं, हमारी चाहे केंद्र सरकार के कोई डिपार्टमेंट हो या हमारा राज्य सरकार का कोई डिपार्टमेंट हो, राज्य सरकार, ठीक है, या हमारा जो स्थानीय शासन है, चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, चाहे हमारा नगर निगम या नगर पालिका हो, यहाँ पर जो सारा काम होता है, जो प्रशासन हमारा चलता है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई प्रशासन में क्या है, अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आप सबने देखा होगा कि जैसे सरकार की कोई सरकार है, ठीक है, सरकार लिए कृषि के लिए अगर कोई कानून लेकर के आती है किसानों के लिए, तो सरकार का जो बिल होगा वो हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रशासन की बात करूँ, जैसे मान लीजिए सरकार कोई आदेश देती है, गवर्नमेंट का अगर कोई आदेश आता है तो वह हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, सबको पता होगा। उसी प्रकार से आप सबने देखा होगा कि जैसे मान लो कि प्रशासन जो होता है, जैसे मान लो कि हमारी राज्य सरकारें होती हैं, तो राज्य सरकार अगर कोई गाइडलाइंस जारी करती है, जैसे मान लो राज्य सरकार ने, आप सबने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना में भाई कौन कौन से इलाके खुलेंगे, कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन लगा रहेगा, उस प्रकार की अगर कोई गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी की जाती है तो वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी होती है। उसी प्रकार से मैं थोड़ा सा प्रशासन की ओर बात कर दूँ, जैसे आप सबने देखा कि जो हमारे जो सचिवालय होते हैं, सचिवालय पता होगा, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, जैसे मैं बोलूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कृषि मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, इस प्रकार की जो हमारी मिनिस्ट्री होती, जो मंत्रालय होते हैं, यहाँ पर भी कोई अगर योजना बनती है या नागरिकों के लिए कोई सूचना आती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, अनुवाद किया जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, ट्रांसलेट, यानी प्रशासन में अनुवाद की एक क्या है, बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप सबको पता कि हर जगह पर प्रशासन में इसकी क्या भूमिका हमें दिखाई पड़ती है। तो प्रशासन में अगर आप देखोगे, जैसे कोई जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अदालत है, अदालत अगर कोई फैसला सुनाती है, जो जज जो फैसला सुनाता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। खास तौर से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर मैं जैसे एग्जांपल बताऊँ, जैसे मान लो पुलिस जो है अगर वो ट्रैफिक के नियम लगाती है, ट्रैफिक आपने देखा होगा ना, जैसे ट्रैफिक के क्या क्या नियम है, उसके जो दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से जारी किए जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे जाते हैं ना। भाई हिंदी वाला आदमी हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश वाला आदमी इंग्लिश वाला पढ़ेगा, तो दोनों में होते हैं ना, तो वहाँ पर भी अनुवाद होता है। जैसे मैं पुलिस की बात करूँ, उसी प्रकार से जो हमारे कोर्ट कचहरी होते हैं, यहाँ पर भी अनुवाद का बड़ा रोल है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, सरकारी ऑफिस में चले जाओ, तो वहाँ पर भी देखा होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती है, तो वहाँ पर भी अनुवादक जो होते हैं उनकी बड़ी भूमिका बनी रहती है प्रशासन में। उसी प्रकार अगर मैं प्रशासन की बात करूँ, जैसे हमारा रोड डिपार्टमेंट है या हमारा कोई अदर्स डिपार्टमेंट है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, किसी भी आप सरकारी कार्यालय में चले जाओ, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम होता, दोनों में वर्क होता है, या जो योजना होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। उसी प्रकार से अगर मैं बताऊं, खास तौर से इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमारी संसद है, संसद में अगर कोई बिल आता है या कोई कानून बनता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपता है। अरे भाई अगर मान लीजिए कि कोई पार्लियामेंट है, साउथ के लोग हैं, ठीक है, साउथ के लोग हैं, उनको इंग्लिश आती है, और उत्तर भारत के जो नेता हैं इनको हिंदी आती है, इनको इंग्लिश एक भी आती नहीं है, तो भाई दोनों छापना पड़ेगा ना। उसी प्रकार आप सबने देखा कि जो संसद होती है, कई बार आप सबने देखा कि जो हमारी संसद की कार्रवाई होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है,
ये पता होगा आप सबको। या संसद में अगर कोई भाई अगर भाषण देता है हिंदी में दे रहा तो इंग्लिश में भी लिखा जाता है। यानी प्रशासन जो होता है वहाँ पर अनुवादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ट्रांसलेटर की। ये बहुत बड़ी जॉब है, प्रशासन में नौकरी मिलती है। जिसको कई सारी भाषाएं आती, नौकरी मिलनी बहुत आसान है। एक किताब भी आपको इग्नू वाले इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग अनुवाद के महत्व को समझें और आप कोई नौकरी पा सके अनुवाद के दम पर, ठीक है, ट्रांसलेटर के दम पर। ट्रांसलेटर की बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी नौकरी है, वो मोटी अच्छी खासी सैलरी है। मैं इग्नू की बात करूँ, इग्नू में पता नहीं कितने लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। भाई अलग अलग लैंग्वेज क्यों बच्चे सीख रहे हैं? रीजन ये है कि क्योंकि आज के समय जो अनुवाद है यह भी एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन बन गया है। तो प्रशासन में देखोगे वहां पर भी कई सारे ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं जो सिर्फ अनुवाद यानी ट्रांसलेट करने का पैसा ले रहे हैं, इसलिए उनको नौकरी पर रखा है। और सारा खाली ट्रांसलेट ही करता और कुछ करता नहीं है, काम ही उसी का वही है। बहुत सारी मैं तुमको बता दूं जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कई सारी प्राइवेट कंपनियों में लोग लगे हुए हैं। वो करते क्या है, सिर्फ अनुवाद कर देते हैं। जैसे मान लो कोई चाइनीज कंपनी है, चीन का अगर कोई आदमी आएगा तो भाई हिंदी वाले जो हिंदी जिनको हिंदी आती है हमारे लोगों से कैसे बात करेगा? तो मान लीजिए अगर कोई भारत का आदमी उसको चाइनीज भी आती, हिंदी भी आती है, तो वो बीच में रह करके क्या दूसरों की बातों को बताएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं प्रशासन में भी ऐसे काम हो रहे हैं आज के टाइम में। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लो भाई कि कोई बच्चा है, केरल का है, उसने पूरी जिंदगी पढ़ाई लिखाई किसमें की है, इंग्लिश में कर रखी है, और उसको भाई मान लो भेज दिया गया है नौकरी करने के लिए यूपी बिहार के इलाकों में भेज दिया। यहाँ के लोग क्या हैं, ये सब हिंदी जानते हैं, इंग्लिश इनको एक अक्षर लोगों को पता नहीं है। कहने का मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस समझाने के लिए, ठीक है। तो जो आदमी आएगा उसके लिए भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। वो क्या कह रहा उसमें कोई अनुवाद करके बताए ना। इसलिए आज जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन में भी अगर देखोगे तो अनुवादक की बड़ी भूमिका है और अनुवाद का एक बड़ा महत्व है। ट्रांसलेट आज सरकार की जितनी योजना है, मैंने बोला ना ट्रैफिक के कोई नियम निकलते हैं, किसानों के लिए कोई योजना आती है, या बिजली का बिल भी आता है, तो भी अगर देखोगे जो बिजली डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे जितने हमारे डिपार्टमेंट है, जो विभाग हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्क करते हैं। कोई भी योजना आती है, कोई भी गाइडलाइंस जारी होती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकलता है, ताकि हिंदी वाले हिंदी समझे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी समझे। इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, एक आदमी बैठा रखा है जो हिंदी को इंग्लिश में बनाता है, इंग्लिश को हिंदी में बनाता है, ट्रांसलेटर। यानी प्रशासन में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा चैप्टर नंबर 8 क्या, परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली का मतलब होता है कि जो परिभाषिक शब्द होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज में कुछ शब्द होते हैं, उनकी जो मीनिंग होती है, इनका भी अनुवाद होना क्या है, बहुत जरूरी है। उसी को हम क्या बोलते हैं, परिभाषिक शब्दावलियाँ, ठीक है। खास तौर से मैं जो डिक्शनरी होती है, हर भाषा में कुछ शब्द होते हैं, जैसे साहित्यिक कुछ शब्द हैं, ठीक है, इनको लेकर के जो परिभाषिक शब्द है उनकी जो हम बात करते हैं। टेक्निकल जो टर्म होता है, जैसे टेक्निकल टर्म का मतलब, जैसे अगर मैं साइंस है, विज्ञान की अलग भाषा, भाई विज्ञान में जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है, इस प्रकार की विज्ञान की भाषा, इसके परिभाषिक शब्द है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रशासन होता है, प्रशासन में कुछ परिभाषिक शब्द होते हैं, जैसे पदोन्नत किया गया है, पद से हटा दिया गया है। इस प्रकार से कुछ प्रशासन में भी क्या होते हैं, कई प्रकार के टेक्निकल वर्ड होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा IT सेक्टर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में तुमने देखा होगा, उसमें भी कुछ प्रशासनिक शब्द होते हैं। तो प्रशासनिक शब्द जो होते हैं उनका अनुवाद की हम लोग यहाँ पर बात करें। अब भाई ऑक्सीजन का अनुवाद कोई दूसरी तरीके से नहीं, बल्कि ऑक्सीजन ही लिखा जाएगा। जो परिभाषिक शब्द होते हैं, इनके अनुवाद करने में हमें बड़ी सावधानी से बरतनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं ऑक्सीजन को कोई अलग, जैसे कहीं पर रेलवे है तो रेलवे का जब अनुवाद किया जाए तो रेल में ही किया जाए। यानी हमें देख करके चलें जो प्रशासनिक शब्द, जो टेक्निकल टर्म है, जो टेक्निकल शब्द हैं, इनका अनुवाद करते समय हम किस प्रकार से चीज़ों को करना चाहिए। जैसे कमोबेश, जैसे परिभाषिक शब्द यानी जो टेक्निकल टर्म होती है, जो टेक्निकल वर्ड हैं, जो टेक्निकल शब्द हैं, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला कि विज्ञान में कई सारे टेक्निकल शब्द हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है, हीलियम है। इस प्रकार से उसमें बहुत सारी गैसें होती है, CO2 है, सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं। उसी प्रकार से जो हमारी टेक्नोलॉजी है, IT सेक्टर में देखोगे वहाँ पर जैसे कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर है, माउस है, उसमें या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या इन चीज़ों की जो हम बात करें। उसी प्रकार से अगर देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे टेक्निकल टर्म होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा प्रशासन होता है, यहाँ पर भी कई प्रकार के टेक्निकल टर्म होते हैं। जो टेक्निकल टर्म है या जो परिभाषिक शब्द हैं, इनका भी अनुवाद करते समय में क्या करनी चाहिए,
सावधानी बरतनी चाहिए। ऑक्सीजन को कोई हिंदी में ट्रांसलेट ना करे, उसकी हिंदी मत बना दो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा, हीलियम हीलियम ही रहेगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर कंप्यूटर ही रहता है। इंग्लिश में भी कंप्यूटर लिखा है, हिंदी में भी कंप्यूटर लिखा है। अनुवाद तो हुआ ही नहीं ना, पारिभाषिक शब्दों का बहुत ही कम अनुवाद किया जाता, बल्कि जो मूल भाषा के में शब्द रहता है वही लक्ष्य भाषा में भी उतर आता है। जैसे मान लो कोई लिख रहा कि मैं कंप्यूटर पर पढ़ता हूँ, ठीक है, हिंदी में अगर लिखा है कंप्यूटर, इंग्लिश में भी कंप्यूटर ही लिखा रहेगा। अगर इंग्लिश में ऑक्सीजन लिखी है तो हिंदी में भी ऑक्सीजन लिखी जाएगी। यानी पारिभाषिक जो शब्द होते हैं वो बहु होते हैं, वो कई बार ज़्यादातर जगहों पर उनको चेंज या परिवर्तन नहीं होता। जो टेक्निकल टर्म होती है, जो टेक्निकल शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। अब भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसका ट्रांसलेट थोड़ी कोई करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसी प्रकार से, जैसे केमिकल है, जैसे कुछ चीज़ों का तो कर दिया जाता है, लेकिन सभी चीज़ों का नहीं होता है। टेक्निकल जो टर्म होती खास तौर से, जैसे हम बहुत सारे टेक्निकल शब्द होते हैं, जैसे इसमें आपको बता रखा पारिभाषिक शब्दावली के कौन कौन से प्रकार हैं। सामान्य शब्द जैसे सिर है, पेड़ है, लोहा है, इनका तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं जिनका कह सकते हैं अनुवाद होना बहुत, जैसे ऑक्सीजन है, कुकीन है, इस प्रकार के शब्दों का जो पारिभाषिक शब्द होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनका होना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल होता है, या इसका किया ही नहीं जाता। ये सेम टू सेम ही होते हैं पारिभाषिक जो शब्द होते हैं, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्द में समानता असमानता, नहीं, कुछ शब्दों का तो हो जाता, कुछ शब्दों का नहीं होता है, ठीक है। चैप्टर में यही बात की गई है कि जो तकनीकी शब्द होते हैं, तकनीकी शब्द जैसे कला के क्षेत्र में बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के सोशोलॉजी के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, प्रशासन में, साहित्य में कुछ क्या होते हैं तकनीकी शब्द होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड होते हैं। टेक्निकल वर्ड का जब अनुवाद किया जाता है इसको बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। और अनुवाद करते समय कई बार यह शब्द नहीं बदलते, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर रह जाता है, ऑक्सीजन रह जाती है, या हीलियम है, फास्फोरस वैसे वह सेम टू सेम रह जाता है। तो कई सारे शब्द जो पारिभाषिक शब्द होते हैं अनुवाद में हूबहू या सेम टू सेम बने रह जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का हमें परिवर्तन या चेंज नहीं दिखाई देता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, प्रशासनिक पत्राचार। प्रशासनिक पत्राचार का सिंपल सा मतलब होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, यहाँ पर अलग अलग जो पत्र होते, जो लेटर होते, इनमें भी अनुवाद किया जाता है, इनमें भी क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ प्रशासनिक पत्राचार का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग को अगर कोई पत्र किसी ने लिखा है, अगर हिंदी में लिख दिया है, तो कृषि विभाग क्या करेगा, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको क्या करेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एग्रीकल्चर, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, शिक्षा विभाग ने कोई पत्र जारी किया तो उसका जो लेटर होगा वो हिंदी में भी रहेगा और अंग्रेजी में भी रहेगा, ठीक है। यही कह सकते जो विभाग होते, जो हमारा प्रशासन होता है, इसमें जो पत्राचार होता है या जो मेल, आज तो मेल भी जाती है, अब तो पत्र पुराना सिस्टम चला गया, जो मेल की जाती है उसका भी क्या होता है, ट्रांसलेट किया जाता है। एक चीज़ मैं बताऊं, आप लोग जैसे इग्नू को मेल करते हो तो बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर जो मेल करते हैं किस में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। तो एक बात बताइए, जो भाई मेल चेक करने वाला है, क्या पता उसको इंग्लिश ना आती हो, क्या पता उसको हिंदी ना आती हो, तो उसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ भी क्या होते हैं, एक ट्रांसलेटर होता है जो उसको पढ़ करके बताते हैं कि बच्चा बोल क्या रहा। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो तुम कृषि मंत्रालय में हो, ठीक है, कृषि मंत्रालय से तुम्हारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से तुम्हारे पास कोई लेटर आया है, तो लेटर जो आएगा वो दोनों भाषाओं में रहेगा। आपको जो आती, जो सटीक लगती है आप उसको पढ़ लेंगे। मान लीजिए आप कृषि मंत्रालय में थे और आपके मान लीजिए भाई जो लेटर आया प्रधानमंत्री कार्यालय से आया, पीएमओ से आया, तो पीएमओ से जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आपको लेटर मिला है, मान लीजिए हिंदी में है, तो आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा या आपको समझने के लिए, या आपके डिपार्टमेंट में ऐसे लोग जरूर होंगे। यानी जो प्रशासनिक पत्राचार होता है इसमें भी क्या होता है, अनुवाद किया जाता है। यानी जैसे मान लो कि मैंने बताया ना कि जैसे राज्य सरकार का कोई विभाग है और केंद्र सरकार का कोई विभाग है, अगर ये आपस में बातचीत करते हैं तो यहाँ पर भी अनुवादक की एक बड़ी भूमिका बनी रहती है। आप देखो सरकारी नौकरियों में भी ट्रांसलेटर की बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल रही हैं, बड़ी बड़ी जो मिले, लाखों सैलरी ले रहे हैं लोग, क्यों ले रहे
रहे हैं, अनुवाद ही तो करते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मान लो केंद्र सरकार है और मान लो हमारी राज्य सरकार है। केंद्र और राज्य अगर कोई प्रशासनिक काम होता है, अगर आपस में बातचीत करते हैं, इनमें अगर कोई लेटर और पत्र चलता है तो वहाँ पर भी अनुवाद की एक क्या है, बड़ी भूमिका है। क्योंकि भाई कोई लेटर हिंदी में एग्जाम्पल थ्रू बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि बिहार की सरकार है, ठीक है, बिहार की सरकार और तमिलनाडु की जो सरकार है, अगर उसमें कोई लेटर चलेगा तो क्या होगा भाई, अनुवादक की एक बड़ी भूमिका रहेगी। अगर मान लो भाई एग्जाम्पल बताओ, जैसे बिहार के लीडर हैं तेजस्वी यादव हैं, भाई तेजस्वी यादव को मान लो अंग्रेजी नहीं आती है या वहाँ तमिलनाडु की जो भाषा है मलयालम है, वो भाषा नहीं आती है, वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो उनको जो लेटर मिलेगा वो किस भाषा में मिलेगा, तो उसी भाषा में उनको लेटर दिया जाएगा, पढ़वाया जाएगा जो भाषा उनको आती है, या उनका डिपार्टमेंट उसी प्रकार से ऑर्गेनाइज करेगा। या मान लीजिए कि अगर बिहार से अगर सरकार लेटर लिख रही तमिलनाडु सरकार को, तो तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है या जो चीज़ें उनको आती हैं, उसी प्रकार से उस लेटर को लिखा जाएगा। यानी प्रशासन में अगर देखोगे जो पत्र चलते हैं, जो लेटर चलते हैं, जो चिट्ठी पत्री होती है, इनमें भी कह सकते हैं अनुवाद की एक बड़ी भूमिका है प्रशासनिक पत्राचार में। ठीक है, जो प्रशासन, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो विज्ञप्ति होती है, विज्ञप्ति मतलब समझते हो, कोई जैसे एडवाइजरी जारी होती है, देखोगा अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये अपना कई बार जैसे अपना बताते हैं कि साल भर में हमने क्या किया, हम क्या, सरकारी जो योजनाएं होती है, सरकारी जो योजनाएं होती है, इनका जो पूरा निकलता है कि साल भर में हमने क्या किया है या हमारी क्या, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इसमें भी क्या होती है, उसी प्रकार से दूत वर्ग विभाग, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लीजिए भारत सरकार है और चीन की सरकार है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस खाली, भारत की सरकार और चीन की सरकार है, अगर भारत और चीन की सरकार में अगर कोई पत्र व्यवहार होता है, चिट्ठी पत्री आती है, तो वहाँ भी अनुवादक की एक बड़ी भूमिका हमें नजर आती है। ठीक है, लेटरों में भी अनुवादक एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब भाई मान लीजिए कि भाई नरेंद्र मोदी के पास किसी ने लेटर लिख करके भेजा है, वो भेज दिया है, मान लीजिए रसियन भाषा में है, तो कैसे समझे पढ़ेंगे बताइए। वो वहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जो उनको ट्रांसलेट करके बताएगा, या वहाँ की जो रसिया होगा, या पहले लेटर ही लिखा तो हिंदी में लिखवाएगा, उसने किसी को भर्ती कर रखा जिसको हिंदी आती होगी। या मान लीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय किसी राज्य सरकार को अगर लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री कार्यालय वो सिर्फ हिंदी में ही, इंग्लिश में ही लिखेगा, बल्कि उसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके भी भेजा जाता है। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आप सबने देखा कि नरेंद्र मोदी की मन की बात आती है, सबने सुना आती है, तो कई भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करके प्रसारित किया जाता है। उसी प्रकार से जो प्रशासन होता है, उसमें जो हमारे जो लेटर चलते हैं, जो पत्र व्यवहार होता है, उसमें हमें क्या देखने मिलता है कि उसमें भी जो अनुवाद है उनकी बड़ी भूमिका होती है। उसमें भी उसको ट्रांसलेट करके जो लेटर होते हैं उनको भेजा जाता है, या उनको ट्रांसलेट करके पढ़ा भी जाता है। यानी यहाँ पर भी अनुवादक की क्या है, एक बड़ी भूमिका है। जो प्रशासनिक पत्राचार हैं, यानी एक विभाग दूसरे विभाग से जो बातचीत करता है, क्या काम हुआ क्या काम नहीं, इस प्रकार की चीज़ों में भी। ठीक है, हमारा क्या है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है, विभिन्न विषयों की प्रमुख परिभाषिक शब्दावलियाँ, यानी हर विषय जो होता है उसकी प्रमुख शब्दावली होती है। जैसे प्रशासन में कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे मैंने बोला ना टेक्निकल वर्ड होते हैं, प्रशासन में कुछ होते हैं। उसी प्रकार से कानून में कई प्रकार से प्रशासनिक शब्द होते हैं, जैसे कैदी है, कोर्ट है, या हम लोग बोलते नहीं कोर्ट है, वकील है, इस प्रकार के प्रशासनिक शब्द होते हैं ना। हमारा जो उसमें होता है, जो खास कानून में होता है, लॉ में। उसी प्रकार से जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, वहाँ पर भी कुछ परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं। जो हमारा प्रशासन है, वहाँ पर भी कुछ प्रशासनिक शब्दावली होती है। ये प्रशासनिक शब्दावली है, जैसे मैंने बोला ना, जैसे विज्ञान में मैंने बताया कि हर विषय की अपनी एक भाषा होती है, तो हर विषय की जो अपनी एक भाषा होती है उसकी क्या होती है, एक शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हर प्रकार की, उसी प्रकार से जैसे जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारी कविता होती, कहानियाँ होती हैं, तो इसमें कविता कहानियों में कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ कविता और कहानी में, जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पर यूज होता पद है, छंद है। पद और छंद कहाँ पर यूज होता है भाई, कविता कहानी में यूज होता है, लिटरेचर में यूज होता है। उसी प्रकार से जो हमारा समाज होता है, वहाँ पर कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जो खास तौर से उसी में यूज होती हैं। प्रशासन के क्षेत्र में तो कई सारे परिभाषिक शब्द होते हैं, जैसे मनमोदित किया जाता है, सूचित किया जाता है, पदोन्नत किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। इस प्रकार से होते ना परिभाषिक शब्द होते ना, प्रशासन में होते हैं खास तौर से।
या आपको सूचित किया जाता है, रद्द किया जाता है, इस प्रकार से शब्द होते हैं ना। उसी प्रकार से जो कानून है, विधि यानी कानून में भी कई प्रकार के पारिभाषिक शब्द होते हैं। जो कानून की भाषा होती है उसमें देखा होगा ना, आपको दंडित किया जाता है, या आपको इस प्रकार दंड दिया जाता है इस प्रकार से, या आपको जुर्माना लगाया जाता है, तो जुर्माना, दंड, इस प्रकार से क्या जो हमारा कानून होता है उसमें इस प्रकार से प्रशासनिक शब्द होते हैं। तो इसमें एक काम करना, इस चैप्टर में ना हर विषय से प्रशासन में कौन कौन सी परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, विधि के क्षेत्र में कौन कौन सी परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, या मानविकी और समाज विज्ञान में कौन कौन सी परिभाषिक शब्दावलियाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कई सारी परिभाषिक शब्दावलियाँ दी भी गई हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा, अंग्रेजी में दे रखा है, फिर हिंदी में दे रखा है, ये परिभाषिक शब्दावली तो दे रखी है। समाज विज्ञान में आप देख रहेंगे ना, जैसे चाइल्ड सॉन्ग है, बाल गीत होता है, दे रखा ना। इसी प्रकार से हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, जो हम उसमें देखते हैं मानविकीय में। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे हर सबका दे रखा है सभी में देखो प्रशासन में किस प्रकार की शब्दावलियाँ होती, प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो प्रशासन की जो शब्दावली है यहाँ पर सारी दे रखी है। पदोन्नति, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, इस प्रकार से नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, औसत व्यय, एवरेज को लेकर के, या विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, इस प्रकार से क्या है, ये सारे परिभाषिक शब्द हैं जो प्रशासन में बोले जाते हैं। इसमें से कम 8, 10, 15, 20 याद कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से इस लिख तो बहुत सारे इन्होंने रखे हैं, लेकिन आपको सभी नहीं याद करना है। जैसे विधि के क्षेत्र यानी कानून के क्षेत्र में कौन कौन सी परिभाषिक शब्दावली है, तो यहाँ पर देखो कानून के क्षेत्र में कौन कौन सी शब्दावली है। जैसे परित्याग है, अस्पष्ट बहुमत है, हिंसात्मक कार्य है, अग्रिम जमानत है, कुर्की आदेश है, अधिकार पत्र है, बजट सत्र है, आरोप पत्र है, आचार संहिता है। फिर इसकी क्या इन्होंने परिभाषिक शब्द उसको इंग्लिश में लिख रखा है, जो कानून में किया जाता है। ये देखो कितना सारा यहाँ पर लिख रखा है। सारी याद नहीं करना, कम से कम 15-20 आपको जो ईजी लगता है उसी को याद कर लीजिए, वही आपके लिए एग्जाम में हो। जैसे प्रमुख प्रशासनिक वाक्यांश और अभिव्यक्तियाँ, ये तो वैसे नहीं गा, खास तौर से जो मैंने ऊपर बताया है इनको आप जरूर कर लेना। इसमें से आपको जैसे एग्जाम्पल थ्रू बताऊँ, जैसे आप देखेंगे विधि के क्षेत्र में परिभाषिक शब्दावलियाँ कौन है, तो एक काम करो, कानून के विधि के क्षेत्र में कौन कौन सी परिभाषिक शब्दावलियाँ 15, 20, 10, 15 जो आपको याद होती हैं उनको याद कर लीजिएगा, और उसी को जाकर के आपको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना है। उसकी हिंदी और इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, उसी की टेबल बना करके अच्छे से लिख देना और एग्जाम आपका अच्छे से निकल जाएगा। तो इसमें जितना था उतना तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो आपकी बुक है BHDS 183, इसका जो आपका पेपर होगा, पहले मैंने बताया 50 नंबर का पेपर होने वाला है। आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 5 लिखना है, और 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला। 10 नंबर के लिए मिनिमम 2 से 3 पेज लिखना है। 3 पेज मान लो, 3 पेज का मतलब ये होता है कि जैसे एक पन्ना है आगे पीछे, आगे लिखो, एक पेज लिया, आगे लिखो, पीछे लिखो और एक और लिख दो। अगर आपकी लिखाई ठीक ठाक है तो 3 करना, नहीं तो अगर आपकी थोड़ी बहुत अगर हैंड राइटिंग स्लो है तो आप सिर्फ 2 पेज यानी ये एक पन्ना लिया आगे पीछे, एक पन्ना लिया आगे पीछे, इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग स्लो चलती है तो मिनिमम 3 तो ज़रूर लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी ठीक ठाक हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 50 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से 18 नंबर वाला जो बच्चा रहेगा स्टूडेंट, उसको पास माना जाएगा, ठीक है।